नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। आज ईश्वर की कृपा आप लोग भाइयों का साथ, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। तो दोस्तों, हम लोग बिग बुक के पेज 83 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। यस, देयर इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अहेड। तो अब बातों के पताशे नहीं बनने वाले। अब सिर्फ सोब्राइटी को रिकवरी कह देना एक और नए तरीके का बहुत बड़ा पागलपन होगा। अगर मैं ये बोलता हूं कि शराब नहीं पी सब ठीक है, तो वो एक तरह का पागलपन है आज की डेट में, क्योंकि अब मैं उस रिकंस्ट्रक्शन पर, रिकवरी इन ऑल माय अफेयर्स, अब मैं रिकवरी सिर्फ फिजिकल शारीरिक तौर पर शराब से बच गया हूं और शरीर ठीक कर रहा हूं। क्या उसी रिकवरी से काम चल जाने वाला है? नहीं चलने वाला। अब आई नीड रिकवरी इन माय मेंटल एस्पेक्ट्स, माय इमोशनल एस्पेक्ट्स, माय स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस। और जब मैं स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली रिकवरी ले लेता हूं, तो फिर सोशली, फाइनेंशियली भी मुझे इस दुनिया में रिकंस्ट्रक्शन करनी है, रिकवरी लेनी है। और उसके लिए एमेंड्स, आठवां और नौवां, बहुत जरूरी पार्ट बन जाता है। और वो अमेंड्स डायरेक्टली नहीं कर सकता हूं। अगर सबसे पहले हमें किताब ने डायरेक्ट अमेंड्स की बात करी, उसके बाद किताब ने हमें करी बात जहां पर हम डायरेक्ट अमेंड्स नहीं कर सकते, तो हम हाफ अमेंड्स भी कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे किताब ने इशारा किया बवंडर के रूप में, जब अल्कोहलिक ने अपनी जिंदगी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, तो उसके बाद वो ये नहीं कह सकता कि भैया बच गए, शराब नहीं पी और जिंदा हैं, बच गए बस। नहीं, तब लिविंग एमेंड्स उसको करने पड़ेंगे। लॉन्ग पीरियड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एमेंड्स के रूप में भी आ सकता है, हाफ एमेंड्स के रूप में भी आ सकता है, और लिविंग एमेंड्स के रूप में भी आ सकता है। जीते जीते कुछ एमेंड्स हैं जो जीवन भर का कार्य बन जाएगा। वो जीते जीते मेरी सांसों के साथ, मेरी जीवन के साथ चलते रहेंगे, और उसमें वी मस्ट टेक द लीड। मुझे आगे रहना है, मुझे आगे बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेना है, एक्शन में मुझे ही रहना है। अ remorse और mumbling that we are sorry won't fill the bill at all। एक सॉरी बोल देना या सॉरी फील कर देने से क्या बिल भर सकते हैं? कभी नहीं होगा ऐसा दोस्तों। बिल भरने के लिए पैसा लगेगा, उसके लिए सॉरी, खी खी खे खे से, ही ही से कुछ नहीं चलने वाला। वी ought to sit down with the family and frankly analyze the past as we now see it। फैमिली के साथ बैठना, फैमिली मीटिंग में एज अ फैमिली मेंबर पार्टिसिपेट करना उन सबके साथ, नॉट द हेड ऑफ द फैमिली। और बात करना, देखना, बीइंग वेरी केयरफुल नॉट टू क्रिटिसाइज देम, उनको कोसना नहीं है। गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए हम ये फैमिली मीटिंग नहीं कर रहे हैं। हम सोल्यूशन पे बात करने के लिए वो मीटिंग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं सबके साथ। देयर डिफेक्ट्स में बी ग्लेयरिंग, उनकी समस्याएं चमक रही होंगी, उनकी समस्याएं मुझे बहुत दिख रही होंगी, लेकिन मुझे उनकी समस्याओं के लिए बात नहीं करनी वहां पर। बट द चांसेस आर दैट आर ओन एक्शंस आर पार्टली रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों, इन्वेंट्री मेरी है, ये प्रोग्राम मेरा है, स्टेप वर्क मेरा है, प्रैक्टिस मुझे करनी है, कमियां मुझे अपनी देखनी है। तो मेरे एक्शंस, मेरे डिफेक्ट्स कहाँ कहाँ चमक दमक रहे हैं, वहां मेरे मेरे एक्शंस कहाँ कहाँ मेरे
जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ कहाँ गलत की है मैंने उन पर बात करनी है। सो वी क्लीन हाउस विद द फैमिली, धीरे धीरे मुझे उनके साथ अमेंड्स इस रूप में भी करने हैं। आस्किंग ईच मॉर्निंग, प्रेयर आ गई है फिर से दोस्तों। एक प्रेयर बहुत ही अच्छी यहाँ पर फिर से बिग बुक मुझे दे रही है, छोटी सी प्रेयर। इन मेडिटेशन दैट आर क्रिएटर शो अस, तो गॉड, हम क्या पूछ रहे हैं भगवान जी से, प्लीज हम क्या मांग रहे हैं भगवान जी से, प्लीज शो अस द वे ऑफ पेशेंस, टॉलरेंस, काइंडलीनेस एंड लव। दोस्तों लिविंग एमेंट्स के लिए ये चार चीजें मुझे अपनी फैमिली में लेकर के आनी ही आनी है, और वो ईश्वर से मांगनी है अगर नहीं मिल रही तो। डेली मॉर्निंग में प्रेयर करते समय, मेडिटेशन करते समय मैं ये चीजें ईश्वर से मांग सकता हूं। और मेडिटेशन की बात अगर की है तो वो इस किताब ने 11वें कदम में की है। पहले कदम से मैंने अपने जीवन से स्टार्टिंग करी, और 10वें कदम तक कोई मेडिटेशन की बात नहीं करी है इन्होंने। इन्होंने मेडिटेशन की बात 11वें कदम से सही बताई है। यहाँ जब इंसान 9वें कदम तक पहुंच चुका है तो वो कह रहे हैं कि डेली जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूं तो मैं ये मांग सकता हूं। तो अब कहीं ना कहीं मैंने अपने जीवन में मतलब नेगेटिविटीज को खाली किया है, पॉजिटिविटीज को लाने की कोशिश की है छठे सातवें की हेल्प से। तो यहाँ अब मेडिटेशन लेजिट हो सकती है। द स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी। क्या स्पिरिचुअल लाइफ थ्योरी है? क्या स्पिरिचुअल लाइफ ज्ञान है? क्या स्पिरिचुअल लाइफ सिर्फ लिखी पढ़ी बातें हैं? क्या स्पिरिचुअल लाइफ सिर्फ जो फिलोसफीज हैं, थॉटफुल चीजें हैं, सिर्फ बोलने की सोचने की चीजें हैं क्या स्पिरिचुअल लाइफ? नहीं, वी हैव टू लिव इट। अब सिर्फ बातों से, रिग्रेट होने से काम नहीं चलने वाला। Unless one's family expresses a desire to live upon spiritual principles, we think we ought not to urge them. और ये स्पिरिचुअल लाइफ थ्योरी नहीं है, आपको जीनी है, ये सिर्फ आप अपने ऊपर अप्लाई करो। किसी की भी फैमिली जब तक स्पिरिचुअल लाइफ को जीना ना चाहे, स्पिरिचुअल वैल्यूज को अपनाना ना चाहे, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारना ना चाहे, तो हमने उनसे जल्दी नहीं करनी है। हमने उनको सिखाना पढ़ाना फिलोसफीज नहीं बतानी है। हमने नहीं करना है उनके साथ ये सब। We should not talk incessantly to them about spiritual matters. हमने उनसे इस बारे में पीछे पड़ के बात नहीं करनी है। हमने उनसे जो है बार बार लगातार कॉन्स्टेंटली जो है उनके पीछे नहीं पड़ जाना है कि देखो जी, भगवान जी की बातें, ईश्वर की बातें, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी जो मैं करे जाऊं, जो मुझे यहाँ ए में सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ, मीटिंग्स में या किताब में कहीं पर भी कुछ मिला और मैं जो है थोपना चालू कर दूं, वो मुझे नहीं करना। दे विल चेंज इन टाइम। मैं भी तो टाइम रहते ही बदला ना। या मैं उन्होंने जब चाहा तब बदल गया? कितने सालों तक वो मुझे बोलते रहे शराब से दूर हो जाओ, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, मैंने कभी सुना? और आज एकदम से अल्कोहलिक्स अनोनिमस आते ही मेरे अंदर इतनी स्पिरिचुअलिटी सराबोर हो गई, जो ओवरफ्लो हो रही है, और मैं उनको भी उसी में भिगाना चाह रहा हूँ, उनको भी उसी में जो है सराबोर करना चाह रहा हूँ। वी मस्ट, आवर बिहेवियर विल कन्विंस देम मोर देन आवर वर्ड्स। दोस्तों, पीछे हमने पढ़ा था, वी डोंट टेल, वी शो। हम बताते नहीं हैं, हम
हम करके दिखाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस लाइन में, गोल्डन वर्ड्स मैं कहूंगा, मेरा बिहेवियर, मेरा नजरिया, मेरा एटीट्यूड, मेरे आइडियाज, मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, मेरा रवैया, मेरा व्यवहार दिखा देगा ना सब कुछ, कि कितना स्पिरिचुअलिटी में हूँ, कितना अच्छा मैं जी रहा हूँ, कितनी मैं बढ़िया फिलोसफीज की जो बातें करता हूँ वो मैं कितना प्रैक्टिकली उतार सकता हूँ जीवन में। वो चीज बोलेगी ना, मेरा बिहेवियर बोलेगा, ना कि मेरे शब्द। We must remember that 10 or 20 years of drunkenness would make skeptic out of anyone. भाई, अब इतने साल जो शराब पी है, इतने साल जो अल्कोहलिज्म को प्रैक्टिस किया है, नेगेटिविटीज में घुसा रहा और परिवार का बुरा करता रहा, जाना, जानते हुए, मानते हुए भी और कई बारी अनजाने में भी, जो इतना कुछ किया है, तो परिवार एकदम से मुझे कैसे अप्रूव कर देगा? पहले शराब में पागल, अब ईश्वर में पागल, अब फिलोसफीज में पागल। ऐसा नहीं सोचेगा परिवार, बिल्कुल सोचेगा। और उनका शक एकदम से विश्वास में बदल जाएगा क्या? और अगर मैं उनकी जगह होता और कोई शराबी ऐसा मेरे साथ होता, तो क्या मैं माफ कर देता और मैं एकदम से विश्वास करना शुरू कर देता क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो लोग तो फिर भी मेरे साथ बहुत तरीके से चल रहे हैं, मुझे मौका दे रहे हैं। मेरे जैसा इंसान अगर उनके शूज में होता तो दोस्तों, मैं किसी शराबी को ना मौका देता, ना माफ करता, और सुनाता खूब। मैं नहीं माफ करता। देयर मे बी सम रॉन्ग्स वी कैन नेवर फुल्ली राइट। अब ये वाला जो लास्ट पैराग्राफ है, जहां पर नौवा कदम अब खत्म हो रहा है दोस्तों, वहां पर ये बता रहा है जो अमेंड्स, डायरेक्ट अमेंड्स, इनडायरेक्ट अमेंड्स, लिविंग अमेंड्स, हाफ अमेंड्स, कुछ हो ही नहीं सकते। आप कर ही नहीं सकते। बेसिकली उस केस में जो कि मर चुके हैं, जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि भाई, वो फुल्ली राइट हो ही नहीं सकते कभी भी। We don't worry about them if we can honestly say to ourselves that we would write them if we could. कोई बंदा है सात समंदर पार बैठा है, मेरा पॉसिबल है ही नहीं वहां पहुंचना या उसका यहाँ आना, तो हम ईमानदारी से क्या बोलेंगे कि भैया अगर मैं कर पाऊंगा तो मैं जरूर करूंगा, मैं तैयार हूं और चिंता नहीं करनी। डोंट वरी अबाउट देम। चिंता नहीं करनी। जब भी होगा, जैसे भी होगा, मैं करूंगा। और जो मर चुके हैं उनके इनडायरेक्टली कहीं और किसी और के थ्रू मैं करना चाहूं, कर कर पाऊं, तो मैं कर लूंगा। सम पीपल कैन नॉट बी सीन, वी सेंड देम एन ऑनेस्ट लेटर। कुछ लोग दिख नहीं पाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम चिट्ठी लिख करके भगवान जी के आगे रखाते हैं। एंड देयर मे बी अ वैलिड रीजन फॉर पोस्टपोनमेंट इन सम केसेस। कुछ केसेस में पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं जी हम? क्योंकि सामने वाले को हर्ट हो सकता है, हार्म और ज्यादा पहुंच सकता है अगर मैंने अमेंड के लिए पहुंच गया, तो इसीलिए हम रुके हुए हैं। बट वी वोंट डिले इफ इट कैन बी अवॉइडेड। तो हम देरी नहीं करेंगे। अगर पोस्टपोन करना जो है, दिख रहा है कि अब पोस्टपोन हो गया, बहुत हो गया, लेकिन अगर अब हार्म्स डन, हर्ट अगर दिख रहा है कि बच सकता है, उसको हार्म नहीं पहुंचेगा और मैं कर दूंगा अमेंड, तो मैं जरूर करूंगा दोस्तों अमेंड, जरूर करूंगा। वी शुड बी सेंसिबल, टैक्टफुल, कंसिडरेट एंड हम्बल। हमने अपने होशो हवास में रहना है। हमने टैक्टफुल मतलब सलीका, तरीका हमें आना चाहिए, किस तरीके से कौन सी बातें कहाँ पर इनिशिएट करनी है, कहाँ पर कौन सा अमेंड करना है। उसमें सबसे पहले तो अपनी सेंसेस में, मतलब कि अपने इमोशंस को साथ रखना है पॉजिटिविटी के साथ।
देखना है, समझना है, परखना है सिचुएशंस को, होश में रह के, जोश में रह के काम नहीं करना। और टैक्टफुल तरीका आना चाहिए, कई बातें कहने के, कई मौकों पर टाइमिंग का तरीका, सलीका तरीका हमें होना चाहिए, जो कि हमें नहीं था, मुझे नहीं था पहले। कंसिडरेट, सामने वाले के जूतों में जा करके देख लेना, कंसिडर कर लेना उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स को, उसकी समस्याओं को, उसके प्लस को, उसके माइनस को, तब जा करके कोई डिसीजन पे आना। एंड हम्बल, ह्यूमिलिटी के साथ, अपने आप को जानने के बाद, अपनी औकात को जानने के बाद, विद ऑल द ह्यूमिलिटी मुझे सोचना है कि मैं ये जो ये करने जा रहा हूं ये ठीक है या नहीं। ये चारों चीजें, क्वालिटी मुझे लेकर के सामने वाले को पहुंचना है, जहां पर मुझे दिख रहा है कि हार्म या हर्ट तो नहीं कर दूंगा मैं, तो उसमें ये चारों चीजें मुझे पहले लगानी है। विदाउट बीइंग सर्वाइल और स्क्रैपिंग, झुकना नहीं है, नौकर नहीं बनना किसी का, पायदान, फुटमैट नहीं बनना किसी के आगे। और दोस्तों, ये जो चार तरीके की क्वालिटीज इस लाइन में बिल्डब्ल्यू साहब ने बता दी हैं, सेंसिबल, टैक्टफुल, कंसिडरेट और हम्बल, ये चारों चीजें मेरे को और भी जगह काम आती हैं। जब जब मुझे किसी को किसी की गलती बतानी है, जब जब मैं आराम से ठंडा होकर के बात करूं उसके साथ, तो भी मैं ये चार चीजें सामने वाले को, अभी यहां पर मैं एमेंड्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर वो एमेंड्स के लिए चार चीजें कह रहा है। मैंने इन चारों पॉइंट्स को अपने जीवन में एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक में उतारा। और वो अलग टॉपिक था कि अगर जब मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम है, मुझे किसी का कुछ बुरा लग रहा है, जो कि मुझे दिख रहा है कि मैं ठंडे दिमाग से अगर उससे बैठ करके बात कर लूंगा, तो वो तूफान का रूप नहीं लेगी चीज, मेरे ही अंदर जो खुंदकें पनपती रहेंगी वो तूफान का रूप ना ले ले। तो मैं क्या करता हूँ, मैं होशो हवास से सोचता हूँ उसके बारे में, अपने बारे में। मैं टैक्ट देखता हूँ कि मैं किस तरीके से उसके साथ बात शुरू करूंगा, किस तरीके से कहना कहूंगा जिससे उसको बुरी ना लगे, टैक्ट होना चाहिए मुझे बात करने का, तरीका सलीका आना चाहिए। कंसिडरेट, सामने वाले को जिसको मैं गलती बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कंसिडर करूं कि भैया वो है कौन। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी एम्प्लॉय को, किसी मेंबर को, कोई नौकर को, किसी को बताना चाह रहा हूँ कुछ, तो मैं कंसिडर कर लूं कि भैया वो कहाँ से आया है, कितना पढ़ा लिखा है, कितनी सोच समझ है उसकी, उसकी समझ, उसकी नौकरी के हिसाब से उसकी समझ कितनी है, वो उतना ही करने वाला है। तो मेरी खुंदक कम हो जाएगी जब मैं कंसिडर कर लूंगा उसकी लिमिटेशंस को, कि जितना मैं सोच रहा हूँ उसका दिमाग खुला हुआ है, क्या सच में उसका दिमाग खुला हुआ है उतना, क्या वो उस बैकग्राउंड से आया हुआ है, वो चीजें मुझे कंसिडर करनी है, उसके जूतों में जाकर के देखना है। इफ आई वर इन हिज शूज, मैं कैसा होता। भैया वो कहाँ पला बड़ा है, कितने पढ़ा लिखा है, कैसे परिवार से है, तो उसको नॉलेज नहीं है उन चीजों की जिससे तू गुस्सा हो रहा है उससे। तो कंसिडर कर ले उन सब चीजों से, तो गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है मेरा। हम्बल, ह्यूमिलिटी, मैं अपनी औकात देख लूं, मैं अपने आप को जान लूं कि मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी गलतियां करता हूं, वो भी एक इंसान है, वो भी गलतियां करता है। क्या गलतियां मुझसे नहीं होती? बिल्कुल होती हैं। क्या गलतियां उससे नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही हैं। तो मेरी गलतियों को माफ नहीं किया जा रहा, नजरअंदाज नहीं किया जा रहा, बिल्कुल किया जा रहा है। तो उसकी गलतियों के लिए मैं उसको हर बारी कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता, मुझे भी विद ऑल द ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस दिखानी पड़ेगी, और उसको उसकी गलतियों के लिए माफ करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, बशर्ते मैं इस ह्यूमिलिटी के साथ हेल्प ये मिलती है कि फिर मैं राशन पानी लेके नहीं चढ़ जाता हूँ सामने वाले पर, फिर मैं कंसिडरेट जब हो जाता हूँ, मुझे तरीका सोचता हूँ कि मैं किस तरीके से बात करूं कि उसको बुरा भी ना लगे और आगे वो गलतियां करे भी ना। तो ये चारों चीजें मैंने एक बिल्कुल ही डिफरेंट एस्पेक्ट में यूज करने की कोशिश की है इस बिग बुक से ले करके। और एमेंड्स के लिए तो हमने ये चारों चीजें करनी ही करनी है।
ठीक है ना, ये अलग एस्पेक्ट था जो मैंने शेयर किया, मुझे अच्छा लगा कि मेरे जीवन में ये काम आ रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। एज गॉड्स पीपल वी स्टैंड ऑन आवर ओन फीट, वी डोंट क्रॉल बिफोर एनी वन। हम किसी के आगे भी झुकते नहीं हैं। हम ईश्वर के बंदे हैं, तो ईश्वर के लिए हम ईश्वर के साथ सदैव अपने ही पैरों पर खड़े रहते हैं। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, हम किसी के आगे रेंग कर नहीं चलते, किसी के पीछे पीछे लौटते नहीं हैं हम। अब दोस्तों, वो जाने माने प्रोमिसेस आ रहे हैं जो कि डेली डे 1 से मैं मीटिंग्स में सुन रहा हूं, और ये जो है स्टार्ट भी टर्म्स एंड कंडीशंस से हो रहे हैं, और खत्म भी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ होंगे, देखिएगा आप। इफ, तो टर्म एंड कंडीशन क्या है? अगर वी आर पेन टेकिंग, अगर हम लगनशील हैं, अगर हम मेहनती हैं, अगर हम पेन लेने वाले हैं, अगर हम केयरफुल रहने वाले हैं, अगर हम कॉशन साथ रखने वाले हैं। पेन लेनी है, कॉशन लेना है, ध्यान रखना है, मेहनती रहना है, लगनशील रहना है। किसके लिए रहना है जी? अबाउट दिस फेज ऑफ आवर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कौन से फेज की के लिए मुझे लगनशील रहना है? डेवलपमेंट के लिए कौन से हिस्से के लिए मुझे कॉशियस, केयरफुल, मेहनती रहना है? अभी तक जो मैं कदमों पे काम करता आया हूं, अपने रिश्ते ईश्वर से, अपना रिश्ता खुद के साथ, और अपना रिश्ता इस दुनिया के साथ जो ठीक रखना है कदमों के जरिए, इसमें मेरी ग्रोथ हो रही है, इसमें मेरी डेवलपमेंट हो रही है। और उसमें मुझे लगनशील रहना है, उसमें मुझे मेहनती रहना है, उसमें मुझे केयरफुल कॉशन के साथ रहना है। वी विल बी अमेज्ड बिफोर वी आर हाफ वे थ्रू। हम हक्के बक्के रह जाएंगे, हमारा मुंह खुला, आंखें चौड़ी हो जाएंगी जब हम ये देखेंगे कि भैया अभी तो आधा रास्ता ही चला हूं, और कितना कुछ मिलने लग गया है, कितना कुछ चेंज हो रहा है मेरे ही अंदर, मेरे आसपास। वी आर गोइंग टू नो अ न्यू फ्रीडम, एक नई आजादी। पुराने वाली आजादी नहीं। पुरानी आजादी थी जब शराब मिल जाती थी, पुरानी आजादी के मायने कुछ अलग थे मेरे। आज एक नई आजादी है, जिसमें सबसे पहली आजादी शराब से, और दूसरी आजादी तीसरे कदम से शुरू होती है, मेरी मैं से, मेरे स्व से मुझे आजादी मिलती है। और जब मुझे शराब से आजादी मिलती है, और धीरे धीरे स्व से आजादी मिलनी शुरू होती है, मेरे सेल्फ से, मेरी मैं से आजादी मिलनी शुरू होती है, तब जाकर के मैं हैप्पी जॉयस फ्री होता हूँ, एंड अ न्यू हैप्पीनेस। पुरानी खुशी नहीं, जो शराब मिली खुश हो गए, अपना अपना काम बना खुश हो गए, मेरी मेरी जो है सोच, मेरी विचारधारा, मेरी मैं अगर जीत गई तो मैं खुश हुआ, मेरी मैं अगर नहीं जीती तो मैं ना खुश हो गया। वो वाली खुशी नहीं, एक नई खुशी, जिसमें मैं खुला डुला होकर के जीवन को जी पाऊं। विल नॉट रिग्रेट द पास्ट, नॉर विश टू शट द डोर ऑन इट। पीछे मैंने जो जो किया, उसके लिए आज क्या गिल्ट, शेम, रिमॉर्स है? नहीं, क्योंकि मैं स्ट्रेटन आउट करने की हर तरीके से कोशिश कर रहा हूं। 1 से 9 को मैंने प्रैक्टिस किया है, और मैं उनको स्ट्रेटन आउट कर चुका हूं। मैं अपने पीछे जो भी मैंने किया उससे रिग्रेट नहीं, अब मैं उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहा हूं। और क्या मैं उसके बारे में बात भी नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। अगर मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, तो मैं आगे आने वाले भाई को हेल्प कैसे कर पाऊंगा? आगे आने वाला जो नया भाई है, मैं उसकी मदद कैसे कर पाऊंगा? वी विल कॉम्प्रिहेंड द वर्ड सेरेनिटी, एंड वी विल नो पीस। तो हम सेरेनिटी को अंदरूनी तौर पर भी समझेंगे।
उसको ऐसे ग्रास्प करेंगे, सेरेनिटी को ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे जैसे कि मैंने आज तक समझा ही नहीं था। और वो समझ कब आया? धीरे धीरे। पहले फ्रीडम शराब से, फिर फ्रीडम मेरे सेल्फ से, मेरी मैं से, और धीरे धीरे फ्रीडम किससे? मेरे डिफेक्ट से, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट से फ्रीडम मिली छठे सातवें की वजह से। तब जाकर के जो न्यू हैप्पीनेस आई, वो न्यू हैप्पीनेस एक नई तरीके की सेरेनिटी, एक पीस ऑफ माइंड को भी समझाया मेरे को जीवन में। एंड वी विल नो पीस। तो गिल्ट से आजादी पीस ऑफ माइंड लेकर के आई, सेरेनिटी लेकर के आई, एक नई हैप्पीनेस लेकर के आई। नो मैटर हाउ फार डाउन द स्केल वी हैव गॉन, जितना मर्जी भी पीछे मैं गिर गया था अल्कोहलिज्म में, एक्टिव अल्कोहलिज्म में, शराबीपन में, जितना मर्जी मैं डूब करके गिर गया था अपनी नजरों में, लोगों की नजरों में, और कुछ ऐसे काम किए जिसमें मैं बहुत ही हद तक नीचे गिर गया था। वी विल सी हाउ आवर एक्सपीरियंस कैन बेनिफिट अदर्स। लेकिन मेरा ध्यान वहां नहीं जाने वाला कि मैं कितना गिरा, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, देखो मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ, कितना गंदा इंसान हूँ। नहीं, वो चीजें मुझे सेल्फ पिटी में, गिल्ट शेम रिमॉर्स में नहीं लेके जाएंगी। वहां पे भी मैं अपनी गिरावटों को, अपने रॉक बॉटम्स को देखूंगा, और वो खजाना बन जाएगा किसके लिए? सामने वाले के लिए। मैं अपने एक्सपीरियंस को खजाने के रूप में खोल दूंगा, और वो सामने वालों को कैसे मदद कर सकता है उनके सामने पेश करूंगा। वट वी वर लाइक, वट हैपेंड, एंड वट हाउ वी आर नाउ। हम कैसे थे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, क्या हुआ हमारे साथ, और फिर आज हम कैसे हैं, वो खोल दूंगा मैं सब भाइयों के सामने, जिनको भी जरूरत हो। That feeling of uselessness and self pity will disappear. बेचारेपन की भावना, नकारेपन की, निकम्मेपन की भावना चली जाएगी। दोस्तों, 8 तरीके की बिडिविलमेंट्स, 8 तरीके की अनमैनेजेबिलिटीज हमें इस किताब ने बताई थी। चैप्टर का नाम दी एग्नोस्टिक्स, पेज नंबर 52। आप हर एक लाइन को अगर देखें तो हर एक लाइन हमें उसका जवाब इन प्रोमिसेस में दे रही है। वी हैड अ फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस, और यहां पर यूजलेसनेस एंड सेल्फ पिटी विल disappear. We will lose interest in selfish things and gain interest in our fellows. We couldn't seem to be of real help to other people. हम कहाँ सोच रहे थे पेज नंबर 52 पर कि हम किसी के कोई काम के नहीं है, रियल हेल्प के नहीं है, पर यहाँ we will lose interest in selfish things and gain interest in our fellows. Self seeking will slip away. अपने आप को ही देखना चला जाएगा। Our whole attitude and outlook upon life will change. मेरा आउटलुक, मेरा नजरिया, मेरा जीवन को देखने की चीजें सब बदल जाएंगी। फियर ऑफ पीपल एंड ऑफ इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी विल लीव अस। और यहाँ पेज नंबर 52 पर वो क्या बोलते हैं? वी वर अ प्रे टू मिजरी एंड डिप्रेशन, वी आर फुल ऑफ फियर। और यहाँ वो क्या कह रहा है? फियर ऑफ पीपल एंड ऑफ इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी विल लीव अस। We will intuitively know how to handle situations which used to baffle us. और वहां पेज नंबर 52 पर क्या बोल रहे हैं? We couldn't control our emotional natures, we were a prey to misery and depression.
और यहाँ हम वो सिचुएशन सब हैंडल कर लेंगे, इंट्यूशंस आ जाएंगी मेरे अंदर, कुछ चीजें ऐसी भगवान जी डाल देंगे, कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे पॉजिटिविटीज, कुछ ऐसे ख्याल भगवान जी डाल देंगे, जिससे कि पहले जो सिचुएशंस मुझे हिला रही थी, खत्म कर रही थी, आज वो सिचुएशंस को मैं टैकल कर पा रहा हूँ। वी विल सडनली रियलाइज दैट गॉड इज डूइंग फॉर अस व्हाट वी कुड नॉट डू फॉर आवरसेल्फ। ईश्वर मेरे लिए वो सब कर रहा है जो मैं अपने लिए नहीं कर पा रहा। वी विल सडनली रियलाइज, हमें एहसास होगा, हम अपने जीवन में धीरे धीरे ये सब देखेंगे, करेंगे, और वो जब कर रहे होंगे तो हमें दिखने लगेगा कि यार ये तो सारे प्रोमिसेस पूरे हो रहे हैं। लेकिन ये तब तक पूरे होंगे जब तक, स्टार्टिंग में क्या डाला, इफ वी आर पेन्स टेकिंग, अगर हम मेहनती हैं, अगर हम लगनशील हैं, अगर हम ध्यान रख रहे हैं, हम लापरवाही नहीं कर रहे हैं, हम केयरफुल हैं, हम कॉशियस हैं। तो मैं बार बार लगातार ये चीजें बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर मैं ये सब नहीं कर रहा हूं तो ये सब भी पूरा नहीं होने वाला, कुछ भी पूरा नहीं होने वाला। आर दीज एक्स्ट्रावेगेंट प्रोमिसेस? वी थिंक नॉट। क्या ये देखने के लिए, बढ़ा चढ़ा करके, सिर्फ जो है इस किताब में फुटेज खाने के लिए, इस किताब में, इस किताब को ज्यादा जो है इफेक्टिव दिखाने के लिए किए गए हैं ये वादे? हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझते हैं। वी थिंक नॉट। दे आर बीइंग फुलफिल्ड अमंग अस। ये हम सब में पूरे हो रहे हैं। समटाइम्स क्विकली, समटाइम्स स्लोली, कभी कभी जल्दी या कभी कभी देर से। और ये देरी और जल्दी क्या चीज तय करेगी? आपकी लगनशील, आपकी मेहनत तय करेगी, आपका ध्यान, आपकी परवाह, आपका जितना ज्यादा जोर लगाओगे, जितना ज्यादा आप मेहनती रहोगे, जितने ज्यादा आप एक्शंस में रहोगे, उतना जल्दी जो है आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। जितने कम एक्शंस में रहोगे, उतने कम रिजल्ट्स मिलेंगे, उतने ही स्लो रिजल्ट्स मिलेंगे। सिर्फ प्रोमिसेस को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। दे विल ऑलवेज मटेरियलाइज इफ वी वर्क फॉर देम। तो स्टार्ट भी कहाँ हुआ था? एक्शन में रहने को बोल रहा है स्टार्टिंग में भी, और अब जब खत्म कर रहा है तो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रहा है, और वो खत्म हो रही है एक्शन में, वर्किंग में, पेन टेकिंग में। और अगर मैं एक्शंस में रहता हूं, अगर मैं जो है पेनस्टेकिंग में रहता हूं, तो वो वाले जो थॉट्स हैं ना, एक्शन में रहने वाले, पेनस्टेकिंग में रहने वाले, दिस थॉट, तो मेरी एक्शंस वाली जो पार्ट है, वो वाले ख्याल, वो वाली मेरी जो मंशा है कि मैं एक्शन में रहूंगा और ये सारे प्रोमिसेस मेरे पूरे होंगे, ये थॉट हमारे को लेकर के जाएगा स्टेप 10 पर। ब्रिंग्स अस टू स्टेप 10। अच्छा दोस्तों, अब हमने ये प्रोमिसेस जो पढ़े हैं, इन्हीं प्रोमिसेस को अगर हम दूसरे तरीके से पढ़ करके देखें, तो बीमारी में भी यही प्रोमिसेस होते हैं हमारे साथ। जब इल्यूजन, डेल्यूजन, इंसैनिटी होती है, तब भी इसी तरह के प्रोमिसेस मेरे जीवन में, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे होते हैं। शराब ने मुझे यही सारे प्रोमिसेस पूरे करके दिए थे। अगर मैं अपनी ड्रिंकिंग वाले फेज में पेन टेकिंग हूं, बहुत ध्यान से एक्शन में लगा हुआ हूं ड्रिंकिंग से, तो क्या होता है? अभी पूरा नशा चढ़ा भी नहीं होता है, बिफोर वी आर हाफ वे थ्रू, अभी आधे रास्ते भी नहीं होते हैं, क्या होता है? नई आजादी मिलती है। शराब पीते ही मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं, मुझे आजादी बहुत ही नई मिलती है, और उसके बाद एक नई हैप्पीनेस, एक नई खुशी मिलती है मुझे।
क्या खुशी मिलती है? जैसे अब तो जीत लेंगे दुनिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ ठीक कर भी दूंगा मैं अभी। ये शराब पीते ही सब होता है, हो रहा था ना ये सब। तब पास्ट के लिए कोई गिल्ट शेम रिमॉर्स नहीं था। जैसे बिल डब्ल्यू साहब ने बोला, क्या हो गया, नुकसान कर दिया तो मैंने, कल सवेरे नया दिन आएगा, अभी रात को पीऊंगा, और मंसूबे, नए नए इरादे, नए नए मोटिव्स, नए नए इंटेंशंस, नई नई योजनाएं, नए नए आदर्श, नए नए आइडियल्स बनाऊंगा। पास्ट को रिग्रेट नहीं करूंगा। और उसके बारे में, पीने के बाद पास्ट के बारे में सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, और जिन चीजों से मैं बचना चाह रहा था, उनके उनके जो है उन चीजों से अब बचना नहीं चाह रहा, उन और बातें बता रहा हूं अपने आसपास जो भाई बैठे हैं उनको। वी विल कॉम्प्रिहेंड द वर्ड सेरेनिटी। शराब के बाद क्या सेरेनिटी आती है, क्या पीस ऑफ माइंड मिलता है? नो मैटर हाउ फार डाउन द स्केल वी हैव गॉन, जितना मर्जी गिरा हूं, जितना मर्जी गलत किया है, लेकिन अपने आजू बाजू वालों के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। लेकिन शराब के बाद, दैट फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस एंड सेल्फ पिटी, जितनी सेल्फ पिटी थी शराब पीने से पहले थी, शराब पीने के बाद सेल्फ पिटी नहीं है, वो चली गई। अब वो एक पॉजिटिविटी में बदल चुकी है। नाउ एक शराबी जो है, शराब पीने के बाद एक पॉजिटिव इंसान बन चुका है। पूरी प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज हो चुका है। वी लूज इंटरेस्ट इन सेल्फिश थिंग्स एंड गेन इंटरेस्ट इन आवर फेलोज। अब आसपास लोगों के लिए उदार हो गए हैं। जो मर्जी खाओ पियो, ऐसे करो वैसे करो, अब सेल्फिशली नहीं काम होगा। अब अपने सेल्फ से हट कर के लिए काम होगा। सेल्फ सीकिंग विल स्लिप अवे, आवर होल एटीट्यूड एंड आउटलुक, पूरा नजरिया ही दुनिया को देखने का बदल गया है। जो बंदा ग्लम लौट बैठा था, पीने के बाद कुछ और ही हो गया है। फियर ऑफ पीपल। अब कौन सा फियर, कैसा फियर, कोई जो सामने आ जाओ, सबको देख लूंगा मैं। कोई पैसे की बात नहीं, कल देखियो तेरा भाई क्या करने वाला है। वी विल इंट्यूटिवली नो हाउ टू हैंडल सिचुएशंस व्हिच यूज्ड टू बेफल अस। अभी तक, पीने से पहले तक शराबी के पास 100 परेशानियां थी। पीना शुरू करते ही वो 100 परेशानियों के 200 सॉल्यूशंस उसको मिल चुके हैं, और वो सबसे हैंडल कर लेगा। वी विल सडनली रियलाइज दैट गॉड इज डूइंग फॉर अस व्हाट वी कुड नॉट डू फॉर आवरसेल्व्स। तब स्पिरिचुअलिटी अलग ही रूप में होती है। मैंने कई भाइयों को सुना कि भाई हम तो पीने के बाद मेडिटेशन करते थे। तो इस सारे पागलपनों को अगर आप शराबीपन से भी जोड़ो, तो भी आप पॉजिटिविटी देख रहे हो। लेकिन वो पॉजिटिविटी कितने समय तक टिकी? कुछ मिनटों तक। दोस्तों, नई आजादी, नई हैप्पीनेस, दूसरों के लिए ध्यान, सब कुछ कर लूंगा, दुनिया जीत लेंगे, कर लेंगे मुट्ठी में, घंटा कुछ हो पाया। ये सारी चीजें शराब ने दी, लेकिन कुछ मिनटों के लिए दी। और उसके बाद उससे भी ज्यादा चीजें छीन ली जो कि थी मेरे पास पहले से, जो बची हुई थी, उससे भी ज्यादा चीजें मेरी छीन ली थी। आज मुझे ये सब चीजें पाने के लिए शराब की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि एक बारी को ये ग्राफ एकदम से, शराब मुझे ऊपर को तो ले जाएगी, हैप्पीनेस देगी, सेरेनिटी देगी, पीस ऑफ माइंड देगी, सेल्फ पिटी से भी मुझे बचा देगी, मेरे को आदर्श भी नए नए देगी, आइडियाज भी बढ़िया बढ़िया देगी। लेकिन कुछ ही मिनटों में मुझे ऐसा गिरा के मारेगी दोस्तों, जो मैं खत्म हो जाऊंगा, और वापसी होगी या मेरी नहीं होगी वो भी नहीं पता। ये सारे प्रोमिसेस, ये प्रोग्राम, ये कदम, एक से कदम नौवा, ये 9 कदम पूरे करते हैं ये सारे प्रोमिसेस जो मुझे लिख करके दिए हैं। और दावा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं मुझे कि ये परमानेंट दे रहे हैं तेरे को, जो भी चीजें दे रहे हैं, बशर्ते बस तू इनके लिए काम अगर करता रहेगा, तो ये चीजें तेरे पास परमानेंट रहेंगी, जो शराब ने कभी भी परमानेंट नहीं दी मुझे। शराब ने हमेशा ये चीजें दी, लेकिन चंद सेकंड्स के लिए, चंद मिनटों के लिए, और उसके बाद उससे भी ज्यादा चीजें मेरी ले ली। जैसे समंदर की लहरें आती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जाती हैं तो पैरों के नीचे की सारी मिट्टी भी ले जाती हैं, और हम धंसते चले जाते हैं उसमें। आप कभी समंदर किनारे खड़े होके देखिए कि लहरें आई, बड़ा अच्छा लगा।
बहुत अच्छा, अच्छा लगा, पानी आ रहा है, भीग रहे हैं, ठंडा पानी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन जब वो लहरें जाती हैं तो और तूफान क्रिएट करते हैं, क्योंकि मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही ले जाती है, मिट्टी ही ले जाती है और मेरे को ही नीचे धसा देती हैं। वो शराब कर रही थी, मुझे अच्छा लगा रही थी, प्रोमिसेस दे रही थी, लेकिन चुटकी बजाते ही मेरे पास जो था, जो दिया था वो तो ले ही गई, जो मेरे पास था वो भी मेरा सब सुख चैन सब ले गई। जितना जहां मैं स्टैंड कर रहा था, अब मैं वहां भी स्टैंड नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब ये मेरे ऊपर है कि मुझे शराब से जो है पॉजिटिविटी चाहिए, जो कि कभी नहीं मिली और ना मिलने वाली है। और मिलेगी भी तो 2-4 सेकंड्स, 2-4 मिनट के लिए मिलेगी। और उसके बाद बद से बदतर हालात, बद से बदतर नुकसान होने वाले हैं मुझे। क्या मुझे वो चाहिए, या फिर मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, जो कि मुझे कदम 1 से कदम 9 देते हैं। जैसे जैसे मैं करता जाता हूँ, यहाँ तक पेज 84 पे जहां हम पहुंच गए हैं, यहाँ तक अब हम 10वें कदम की बात शुरू करने वाले हैं। और यहाँ तक सिर्फ ये ही प्रोमिसेस नहीं पढ़े हैं हमने, हमने कदम पहले से ही प्रोमिसेस पढ़ने शुरू कर दिए हैं। हमने बिल स्टोरी में भी प्रोमिसेस पढ़े, हमने डॉक्टर की राय में भी प्रोमिसेस पढ़े। तो हर हर मोड़ पर, स्टेप के हर पार्ट में हमें प्रोमिसेस मिलते हैं, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, और वहां वहां किताब हमें बता रही है क्या क्या प्रोमिसेस मिलते हैं, और वो मेरी जिंदगी में आए भी, बशर्ते if we are painstaking and if we work for them. This thought brings us to step 10, which suggests we continue to take personal inventory. 10वां कदम क्या बोलता है जी? कंटिन्यू करने को बोलता है, निरंतर लगातार करने को बोलता है। क्या करने को बोलता है जी? निरंतर अपनी इन्वेंटरी लेते रहो। जो चौथे पांचवे में आपने किया, अब उसको आप निरंतर लगातार प्रैक्टिस करते रहो, एंड कंटिन्यू टू सेट राइट एनी न्यू मिस्टेक्स एज वी गो अलोंग। आठवां और नौवें में जो आपने किया, वो भी करने को कंटिन्यू करते रहो। तो जी, अभी पहली लाइन स्टेप 10 की आई है, और 2 बारी इसी लाइन में कंटिन्यू आ चुका है, और चौथा पांचवे की तरफ इशारा कर दिया गया है, और आठवें नौवें की तरफ इशारा कर दिया गया है जी। वी विगरसली कमेंस्ड दिस वे ऑफ लिविंग एज वी क्लीन्ड अप द पास्ट। अब हमने जब पास्ट को क्लीन अप कर दिया है, चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, मैंने अपना पास्ट सारा क्लीन अप कर दिया है, सफाई कर दी है मैंने सारी। तो इस तरीके के जीवन को अब हमने विगरसली चालू करना है, एग्रेसिव होकर के चालू करना है। क्यों? क्योंकि अब मैं और जो है गंद इकट्ठा नहीं करना चाहता। जब अब मैंने अभी तक की सारी सफाई, अपने दिमाग, दिल, अंदरूनी सारी अपनी जो मेरी अंदर की प्रॉब्लम्स थी, वो सारी मैंने सफा कर डाली हैं, तो अब मैं और चीजों को, गंद को यहाँ बैठने दूंगा ही नहीं। मैं डेली का कचरा डेली साफ करता रहूंगा, और जो मेरा अंदरूनी दिमाग, दिल, मन सब जो चमका हुआ है इस समय, क्लीन है, वो उसको क्लीन ही रखूंगा। तो उसको क्लीन रखने के लिए मुझे कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंटरी, कंटिन्यू टू सेट राइट एनी न्यू मिस्टेक। तो चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, ये 6 चीज इसने बता दी, 6 कदम के बारे में इसने बता दिया कि मुझे वो कंटिन्यू रखना है। कहने का मतलब है एनी टाइम एवरी टाइम करते रहना है। तो स्टेप 10 क्या है? एक तरह से एसओएस की गोली है मेरे लिए। वी हैव एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट। मैं एक आत्मा की दुनिया में प्रवेश कर चुका हूं। सबसे बड़ा प्रॉमिस कि आज स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ चुकी है। अब मैं
जागरूक हूं कि मैं स्पिरिचुअलिटी में जो चौथा आयाम है मेरा, स्पिरिचुअलिटी, उसमें भी पार्ट रखता हूँ। चौथी दुनिया में, पहली दुनिया शारीरिक दुनिया, दूसरी दुनिया मानसिक दुनिया, तीसरी दुनिया भावनात्मक दुनिया, और अब चौथी दुनिया स्पिरिचुअलिटी दुनिया, स्पिरिचुअल दुनिया, आध्यात्मिक जीवन। यहां पर मैं कदम रख तो चुका हूं अब। बिल्कुल। क्यों? शारीरिक तौर पर अब मैं ठीक हूं। मानसिक तौर पर कैसे ठीक हूं? क्योंकि अब मैंने भावनात्मक तौर पे अपने आप को ठीक किया है। चौथे से नौवे तक मैंने क्या किया? अपनी भावनाओं को ही तो ठीक किया है। और जब मैं भावनाओं से ठीक हो गया तो मैं एंटर कर गया अपनी उस दुनिया में, उस आत्मा की दुनिया में। आर नेक्स्ट फंक्शन इज टू ग्रो इन अंडरस्टैंडिंग माई, अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिवनेस। अब मैं जो अभी अभी घुसा हूं आत्मा की दुनिया में, वर्ल्ड ऑफ द स्पिरिट, आध्यात्मिक दुनिया में जो मैं अभी अभी घुसा हूं, अभी अभी मैं स्पिरिचुअलिटी में जागरूक हुआ हूं, तो मैं तो नया हूं ना अभी वहां पर, उस दुनिया के लिए बिल्कुल नया हूं। जैसे मैं इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में जब आया था तो नया था, तो मुझे इसको सीखने में समय लगा, चलने में समय लगा, चलना सीखा, धीरे धीरे बात करना सीखा। तो तब मैं बिल्कुल बच्चा था, टॉडलर था ना। और मेरे लिए बिल्कुल ये दुनिया जो है, अ, सब कुछ नया था। मुझे मेरे तौर तरीके, मुझे मेरे बड़ों ने, गार्जियंस ने, पेरेंट्स ने, सबने समझाए, टीचर्स ने समझाए, धीरे धीरे मुझे जीवन जीना आ गया। वैसे ही मटेरियलिस्टिक दुनिया में जैसे मैंने सीखा था सब कुछ, अब मुझे स्पिरिचुअलिटी वाली जो दुनिया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इसमें जो मैं अब एंट्री मिल चुकी है, मुझे दिख गया है कि मेरी एंट्री हो चुकी है, तो अब मुझे उसमें समझना है, उस दुनिया को समझना है, और फिर उसमें डेवलप करना है, उसमें मुझे ग्रोथ लेनी है। उसमें मैं इफेक्टिव रोल क्या अदा कर सकता हूं और क्या वहां से बेनिफिट्स ले सकता हूं, वो सब मुझे आगे बढ़ना है उसमें। तो अगला फंक्शन सिर्फ शराब से दूरी नहीं है दोस्तों, जो कि हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में अभी। अगला फंक्शन मेरा क्या है कि मैं जो ये बच्चा बच्चा हूं ना, छोटा सा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, क्योंकि मैं नया आया हूं यहाँ पर। जैसे मटेरियलिस्टिक दुनिया में बच्चा आया था, नया आया था, सब कुछ सीखा यहाँ के लोगों से, वैसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बच्चा हूं अभी। अब मुझे वहां भी वैसे ही स्टार्टिंग से सीखना है, वहां कैसे चलते हैं, क्या चीजें मैं ले सकता हूँ, कैसे मैं ग्रो कर सकता हूँ, कैसे मैं समझ सकता हूँ, कैसे मैं समझा सकता हूँ, कैसे मैं इफेक्टिवली पार्ट ले सकता हूँ और इफेक्टिवली अपने जीवन को बेहतर कर सकता हूँ उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। दिस इज नॉट एन ओवरनाइट मैटर। ये कोई एक दिन का, एक दिन का ये जो है मैटर नहीं है। इट शुड कंटिन्यू फॉर आवर लाइफ टाइम। ये हमारे जीवन में रेगुलर, फिर से कंटिन्यू वर्ड आ गया दोस्तों, अब तीसरी बारी। तो मेरे ख्याल से आज 8:22 हो चुके हैं, इसको हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे पैराग्राफ को, जो कि काफी टाइम लग जाएगा, थोड़ा 10वां कदम इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए थैंक यू है दोस्तों। नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसी पैराग्राफ से, स्टेप 10 से ही कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू।